हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ आओ सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ। आरव ने खुद को शांत किया और अपने पूरे फोकस को एक बार फिर से 7वें स्टार को कंट्रोल करने की कोशिश में लग गया। पहला स्टार सबसे वफादार था। आखिरकार वो इस पर हर दिन ध्यान देता था। जैसे ही आरव ने एक कमांड जारी की, पहले स्टार ने तुरंत अपनी चंचल गतिविधियों को रोक दिया, जिससे यह स्टार डस्ट के बीच में तैरने लगा। दूसरा स्टार कुछ हद तक जिद्दी था। इसने सहयोग करने की अनिच्छा दिखाई। जैसे ही यह पहले स्टार का पीछा करता हुआ आया, उनके पीछे तीसरे, चौथे और पांचवें स्टार थे। छठा स्टार बहुत ही ज़्यादा वफादार था। वो उतावलेपन से फॉर्मेशन में भागा। ठीक है, अब सिर्फ आखिरी स्टार बचा है। आरव ने अपना पूरा फोकस, अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर 7वें स्टार पर डाल दी। 7वां स्टार स्टार डस्ट के अंदर हाई स्पीड से गोल घूम रहा था। इससे पहले कि वो आरव के विचारों को सुने और धीरे धीरे धीमा हो जाए, वो उदास होकर और नाखुशी लेकर धीरे धीरे स्टार पाथ में अपनी जगह ले रहा था। गुड बाय, गुड बाय। जैसे ही आरव ने देखा कि 7वां स्टार उसकी बात मान रहा है, उसे हल्की उत्तेजना महसूस हुई। पहले के 6 स्टार्स कुत्तों की तरह वफादार थे। अगर आप उन पर चिल्लाते हो तो वो वफादारी से बैठ जाएंगे, बिना हिले डुले। 7वां स्टार एक बिल्ली की तरह था, गुस्से वाला और जिद्दी सिर से पैर तक। धीरे धीरे 7वां स्टार आखिरकार अपने दूसरे स्टार्स के साथ जाकर खड़ा हो गया। स्टार पाथ पूरा हुआ। मैजिक एक्टिवेशन सक्सेसफुल। आरव, जो अपने समनिंग एलिमेंट की तरह ही एक ग्रे रंग का टी शर्ट पहने हुए था और बस के सबसे पिछली सीट पर बैठा था, अचानक एक ट्रांसपेरेंट लेकिन लाइट ग्रे रंग में चमक रही बड़ी सी रिंग उसके शरीर के चारों ओर हवा में लहराती हुई दिखाई दी। इस बड़े से रिंग पर जादुई मंत्र लिखे हुए थे। इस लाइट ग्रे रंग की बड़ी सी रिंग को छुआ नहीं जा सकता था। ये पृथ्वी पर मौजूद होलोग्राम की तरह था, जिसे आप सिर्फ देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते थे। डायमेंशनल समनिंग। ये तो डायमेंशनल समनिंग है। आरव का दिल एक जंगली उत्तेजना से भर गया। वो खुद को ऊपर की ओर देखकर हंसने से रोक नहीं सका। अभी अनन्या के स्कूल के आने में काफ़ी समय है, तब तक मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। 4 घंटे बाद वो बस से उतर गया। मुझे लगता है कि अनन्या के स्कूल ख़त्म होने में अभी भी आधा घंटा बचा है। वो जब इस बारे में सोच रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। मुझे लगता है इतने समय में मैं डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आरव को पता था कि ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा, इसलिए वो इसके लिए पहले से ही तैयार था। समनिंग एलिमेंट के बारे में उसने अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। समनिंग एलिमेंट को समझाना बहुत ही मुश्किल था। समनिंग एलिमेंट बाकी सभी दूसरे एलिमेंट्स में इसे अनस्टेबल एलिमेंट कहा जाता था। अगर आप इसका इस्तेमाल एक एक्सपर्ट मैजिशियन की तरह करते हो तो आप अपने इलाके के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते तो आप एक आम इंसान जैसे ही हो, जो अपने कुत्ते को पार्क में टहलाने के लिए ले जाता है। शक्ति के मामले में एक प्राइमरी मैजिशियन और एक सर्वेंट लेवल का मैजिकल बीस्ट दोनों के बीच ये एक आम बात है कि सर्वेंट लेवल का मैजिकल बीस्ट ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। एक प्राइमरी मैजिशियन को उस लेवल के मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए मैजिशियंस का एक स्क्वाड बनाना पड़ता था। जहाँ तक समनर्स का सवाल है, अगर वो एक ऐसा बीस्ट समन करने में कामयाब होते हैं जिसकी युद्ध शक्ति मैजिकल बीस्ट के बराबर होती है, तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने एक प्राइमरी मैजिशियंस के स्क्वाड के बराबर की युद्ध शक्ति हासिल कर ली है। इसलिए सभी मैजिशियंस समनिंग एलिमेंट को पाना चाहते थे और दूसरे समनर को देखकर चलते थे। अगर डायमेंशनल समनिंग स्पेल की बात करें तो पहली बार जब आप अपने डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल करते हो
तो आपकी आत्मा एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जिसका हमारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, जिसे समंड बीस्ट की दुनिया कहा जाता है। उस जगह पर आपकी आत्मा समंड बीस्ट की दुनिया के अंदर तेज़ी से घूमेगी, जिसके बाद आपका काम अपने सबसे नज़दीकी एरिया में मौजूद बीस्ट को चुनना होगा। जब आपकी आत्मा समंड बीस्ट की दुनिया के अंदर घूम रही होगी तो जिन समंड बीस्ट से आप मिलेंगे वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होंगे, और यही कारण है कि समनिंग एलिमेंट सबसे अनस्टेबल एलिमेंट है। जब आप अपनी पहली समनिंग करोगे तो आपके लिए ये जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि आप किस तरह के समंड बीस्ट को अपनी दुनिया में आपकी मदद करने के लिए समन करोगे। डायमेंशनल समनिंग कुछ इस तरह होती थी जैसे कि आप किसी ज़ू में अपनी आँखों पर पट्टी लगा कर जाते हो और वहाँ से कोई भी जानवर पकड़ कर ले आते हो। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ज़ू में आँखों पर पट्टी बांधकर एक चूहे को भी पकड़ सकते हो और शेर भी, क्योंकि आपके पास समंड बीस्ट की दुनिया में रहने के लिए लिमिटेड समय ही होता है। समनिंग एलिमेंट का स्पेल दूसरे एलिमेंट से बहुत अलग था। हालांकि आरव को ये बहुत पसंद आया, एक ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिलना जहां समंड बीस्ट रहते हों। ये इसे और भी इंटरटेनिंग बना देता है। आरव चलते चलते जंगल में आ गया था। अब वो यहाँ अपने डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल कर सकता था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे धीरे अपने समनिंग स्टार डस्ट में स्टार्स को जोड़ना शुरू कर दिया था। समनिंग स्टार डस्ट ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही थी, जो कभी कभी चांद की तरह चमक रही थी। जब आरव सभी स्टार्स को एक दूसरे से जोड़ रहा था तो चांदनी की चमक और साफ साफ दिखाई देने लगी। जब सातों स्टार्स एक दूसरे से जुड़ गए तो ये एक चांद की तरह ही दिखाई देने लगा। जब एक स्टार पाथ बना तो ये आरव के शरीर के चारों ओर घूमने लगा। ये ठीक चांद के चमक की तरह ग्रे रंग का दिख रहा था। जैसे ही ये धीरे धीरे आसमान की ओर जाने लगा तो वह पृथ्वी पर बताए जाने वाले यूएफओ से निकल रही रोशनी जैसा था, जो सीधा आसमां की ओर एक सुरंग खोल रहा था, जो उसे किसी अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। आरव ने अपनी आंखें खोली। वो अब उस जंगल में नहीं था। उसकी आत्मा एक अलग रहस्यमयी तरीके से किसी दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर रही थी। उसे इस काले सुरंग के आखिरी छोर पर एक वाइट कलर में चमकता हुआ दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। आरव को ये किसी सपने जैसा लग रहा था, जैसा कि उसके सामने जो दिखाई दे रहा था सच में वो काफ़ी दूर था। ये किसी सपने की तरह था, फिर भी वो इस सपने के दृश्य को शांति से देख रहा था। आरव को इस समय घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों महसूस हो रही थी, क्योंकि वो इस समंड बीस्ट की दुनिया में लिमिटेड समय तक ही रह सकता था और उसे इस लिमिटेड समय में ही एक बीस्ट को अपने कंट्रोल में करना होगा और उसे इस दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाना होगा। अगर वो जल्दी से उस बीस्ट को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता जिसे वो समन करना चाहता था तो ये समनिंग फेल हो जाती। अपने कंट्रोल का इस्तेमाल कर आरव इस दुनिया में तेज़ी से ट्रैवल करने लगा। वो बीस्ट जो मैदानों में तेज़ी से दौड़ रहे थे आरव द्वारा इतनी तेज़ी से पीछे छोड़ दिए गए थे कि वो अब उसे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। आवू अचानक एक नीला साया एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर अपना सिर उठाकर अंधेरे आसमान में चिल्लाने लगा। आरव ने उस स्पिरिट वुल्फ की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। अब तुम ही मेरे समन बीस्ट बनोगे। उसने अपने कंट्रोल का इस्तेमाल कर एक अदृश्य रस्सी बनाई जो उस स्पिरिट वुल्फ पर जा गिरी। जैसे ही उसने अपनी रस्सी को मजबूत किया और खींचा, बंधी हुई रस्सी तेज़ी से टूट गई और आरव जो उस रस्सी की मदद से अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस स्पिरिट वुल्फ के माथे पर डालने की कोशिश कर रहा था, वो भी गायब होती हुई दिखने लगी। स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को अपने समंड बीस्ट पर लगाना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि इसी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट की मदद से वो समंड बीस्ट आपके बुलाने पर कभी भी आपकी दुनिया में आ सकता था और आप दोनों के बीच एक कनेक्शन जुड़ जाता, जिससे आप अपनी दुनिया में रहते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। उसका स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस स्पिरिट वुल्फ पर से हटता देख आरव निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसे एक महान समनर द्वारा लिखी गई बुक का एक पैराग्राफ याद आया।
आपको किसी समन बीस्ट को कंट्रोल करते समय उससे दोस्ताना बर्ताव करना होगा। याद रखें कि आप और दूसरी दुनिया से बतलाए जाने वाला बीस्ट मालिक और गुलाम की तरह नहीं होते हैं। आप एक डायमेंशन की एनर्जी का इस्तेमाल करके उनसे दूसरी दुनिया में आकर अपनी मदद करने के लिए कह रहे हो। इसलिए तुम्हें बीस्ट के साथ एक समझौते पर पहुंचना होगा, न कि ज़बरदस्ती उन्हें अपना गुलाम बनाना है। आरव ने इस बात को गहराई से समझा, इसलिए उसने दूसरी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को लगाते समय अच्छा बर्ताव करने का सोचा। पहली स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को एक तरह से फैल माना जा सकता था, शायद इसलिए कि आरव ने अपने कंट्रोल को एक रस्सी में बदल दिया था। ये तरीका किसी से मदद मांगने जैसा नहीं, बल्कि किसी को किडनैप करने की कोशिश करने जैसा था। दूसरी बार आरव ने अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को एक नाजुक गुलाब के फूल में बदल दिया, जो धीरे धीरे उड़ता हुआ स्पिरिट वुल्फ के माथे पर जाने लगा। लेकिन अभी भी स्पिरिट वुल्फ इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद स्पिरिचुअल इम्प्रिंट स्पिरिट वुल्फ के माथे पर दिखाई दिया। जैसे कि उम्मीद थी, ये बिस्ट उसके साथ चलने के लिए तैयार तो था, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। ये इम्प्रिंट सच में दो दुनिया के बीच सिर्फ एक पुल की तरह ही काम नहीं करता था, बल्कि आरव जब चाहे तब वुल्फ पर लगे इम्प्रिंट की मदद से अपनी दुनिया में रहते हुए भी स्पिरिट वुल्फ से बात कर सकता था। जब आरव की समनिंग खत्म हुई तो वो अपने कंट्रोल का इस्तेमाल कर अपनी दुनिया में वापस चला गया। आरव ने अपनी आंखें खोली और उसने महसूस किया कि उसे दूसरी दुनिया में गए हुए अभी बस कुछ ही समय हुए थे। जब आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी तब उसका शरीर यहीं पर था, और जब उसने अपनी आंखें खोली तब से लेकर अब तक बस कुछ सेकंड्स बीते थे। उसकी आत्मा एक दूसरी दुनिया का पूरा एक चक्कर लगा आई थी। हालांकि इस दुनिया में समय बहुत स्लो स्पीड से बीतता था। आरव को इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता था, तभी वो अपने शरीर को इस सुनसान जंगल में छोड़कर दूसरी दुनिया में गया था। वो बस अपने समंड बीस्ट को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो चांद जैसा चमकने वाला स्टार डस्ट अभी भी गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने उस जगह के स्पेस में एक दरार ला दी जो दोनों दुनिया को जोड़ता था। वो स्पिरिट वुल्फ जिस पर आरव ने अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगाया था, आराम से लेकिन जिज्ञासापूर्वक अपना फर वाला नीला सिर, अपने भयानक दांत जो किसी को भी सतर्क कर दें, दरार से बाहर निकला। जब उसने आरव को देखा तो वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो सीधे चांद जैसे दिखने वाले स्टार डस्ट से बने दरार से निकलकर आरव के पास चला गया और अपनी चमकीली नीली आंखों से अपने आसपास की जगह को देखने लगा। आरव, मेरा भाई तू मेरी जान है, गुनगुनाते हुए अनन्या के स्कूल की ओर जा रहा था। उसने अपने स्पिरिट वुल्फ को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया था। वो उसे किसी पालतू पेट की तरह नहीं, बल्कि अपने एक दोस्त की तरह मानता था। वो एक्साइटेड होते हुए अपने और स्पिरिट वुल्फ के साथ भविष्य में होने वाले एडवेंचर्स के बारे में सोचते हुए गाना गुनगुना रहा था। अनन्या का स्कूल एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल था। वहाँ सबसे नाजुक और फैशनेबल लड़कियाँ पढ़ती थी। इस स्कूल और दूसरे स्कूलों में फ़र्क यह था कि यहाँ मैजिक थ्योरी बेकार के एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, और यहाँ ऐसे मूर्ख भी नहीं थे जो सिर्फ मैजिक की बुक्स पढ़कर एग्ज़ाम्स लिखना जानते थे। ये लड़कियाँ मैजिशियंस बैकग्राउंड वाले परिवारों से आती थी, इसलिए वो आमतौर पर किसी भी मैजिक स्टूडेंट से ज़्यादा जानती थी। उदाहरण के लिए उनमें से कुछ अक्सर अपने सीने पर मैजिक टूल पहनती थी। ये जादुई दुनिया के दूसरी पीढ़ी की अमीर गर्ल्स थीं, जो जन्म से ही स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने वाले जादुई इक्विपमेंट पहने रहती थी। उनके सामने आरव बस एक किसान था जिसे कदम कदम पर चढ़ाई करनी पड़ती थी। आरव स्कूल की ओर से होते हुए स्कूल की सामने वाली छोटी पहाड़ी के पास बने एक पार्क की ओर जा रहा था। आरव अनन्या के कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। वो ज़रूर लड़कियों के साथ थोड़ी देर घूमेगी और स्कूल के सामने वाली पहाड़ी के पास बने छोटे से पार्क में थोड़ी देर रहकर हॉस्टल चली जाएगी,
क्योंकि उसे उस पार्क के गुलाबों की महक बहुत पसंद थी। आरव जैसे ही उस छोटे से पार्क के पास पहुंचा, उसे वहां एक बड़े से पेड़ की बेलों से बना एक रस्सी का झूला दिखाई दिया। झूला बिना हिले डुले खड़ा था, बिना किसी हलचल के। झूले पर एक काले लंबे बालों वाली लड़की बैठी थी। सर्दी की हवा ने उसके बालों को बिखेर दिया, जिससे एक रेशमी सफ़ेद और नाजुक चेहरा दिखाई दिया। उसकी लंबी पलकें, शानदार नाक और जेट जैसी चमकती हुई होंठ। वो झूले पर बैठी थी और उसके आसपास नाजुक गुलाब के फूल थे। ये सीन किसी पेंटर द्वारा बनाई गई सुंदर पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। आरव के कदम अचानक रुक गए। इस पल में आरव ने कुछ गलत महसूस किया। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने झूले पर बैठी सजीली लड़की की ओर बढ़ते हुए कदम बढ़ाए। लड़की ने भी किसी के चलने की हलचल सुनी। हालांकि जब उसने देखा कि ये आरव था, तो उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज्ड वाले एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने बस हल्की हंसी हंसते हुए कहा, जैसे कि वो जानती थी कि उसका भाई यहाँ ज़रूर आएगा और वो यहाँ उसका ही इंतज़ार कर रही थी। भाई आरव, लड़की ने मीठी आवाज़ में पुकारा। फिर वही बेकार चीज़ है ना? जैसे ही आरव ने पास आकर देखा, उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखने लगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। आज मैं ज़रूर उनसे निपटूंगा। वो तुम्हारे जैसी लड़की के साथ हर वक्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरव का गुस्सा बढ़ गया और उसने पहाड़ी के ऊपर जाना शुरू कर दिया। वहाँ बहुत से लोग हैं, भूल जाओ इसे। अनन्या ने सिर हिलाते हुए आरव को गुस्सा छोड़ने की सलाह दी। इसे भूलना मुमकिन नहीं है। मैं आज इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे। पहले तो वो अकेला और कमज़ोर था, लेकिन अब उसके पास उसका दोस्त स्पिरिट वुल्फ है, जिसकी मदद से वो उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि वो फिर कभी उनकी बहन को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरव ने कुछ और नहीं कहा और पहाड़ की ओर चल पड़ा। झूले पर बैठी अनन्या ने आरव को खींचने की कोशिश की, लेकिन आरव पहले ही पहाड़ी पर चढ़ चुका था, गुस्से में भरा हुआ। अनन्या आरव के स्वभाव से परिचित थी। उसने हमेशा उसके लिए इस इलाके के बदमाशों और गुंडों से लड़ाई की थी। वो हर बार कई लोगों से लड़ता और चोटों के साथ लौटता। ये ऐसी चीज़ थी जिसे वो सबसे कम देखना चाहती थी। इस बार उसे परेशान करने वाले कुछ छोटे गुंडे या बदमाश नहीं थे। ये लोग बहुत पहले स्कूल छोड़ चुके थे और अब अपनी एक अलग गैंग बना ली थी। इस इलाके में घूमने वाले उन लोगों की गैंग को ब्लू आइस गैंग के नाम से जाना जाता था। उन्हें यहाँ के अमीर लड़कियों ने किराए पर रखा था। जिसे भी वो पसंद नहीं करती थी, वो इन गुंडों की मदद से उन लोगों का जीना मुश्किल करवा देती थी। वहाँ कम से कम 5 लोग थे और उनमें से 2 के शरीर बहुत मजबूत थे। उनके शरीर आरव के मुकाबले कई गुना बड़े और मस्कुलर थे। अगर आरव वहाँ जाकर उन्हें ढूंढता तो उसे ज़रूर ही बुरी तरह से पीट दिया जाएगा। पहाड़ी पर एक टेंट बना हुआ था। राज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम इसे इस तरह करके खुद को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एक लड़के ने सिगरेट मुंह में दबाते हुए और ताश के पत्तों को हाथ में पकड़ते हुए कहा। हम कमज़ोर दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये 16वीं बार है जब मैंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उसे प्रपोज़ किया था, अपने इमोशंस को उसके सामने दिखाया। क्या मैं यहाँ टेंट में बैठकर कार्ड्स खेलते हुए उसे सोचने का एक और मौका नहीं दे सकता? मैं आज यहाँ तब तक उसका इंतज़ार करूँगा जब तक वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे देती। राज नाम के लड़के ने जवाब दिया। राज की गर्दन पर साफ साफ दिखाई देने वाला नीला टैटू बना हुआ था और उसकी छोटी जैकेट के कारण उसकी गर्दन पर बने टैटू को पूरी तरह दिखाता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर ऐसा जैकेट पहना हो जिससे उसका वो ध्यान खींचने वाला टैटू दूसरों को साफ साफ दिखाई दे। एक नज़र में आप बता सकते थे कि वो एक ब्लू आइस वाला टैटू था। हाँ, अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो वो पहले ही चली गई होती, दूसरी तरफ बैठे एक लड़के ने कहा, जिसने एक छेद वाला काउबॉय हैट पहना हुआ था। धत तेरी की, यह तुम्हारी बकवास किस्मत।
एक और राउंड, एक और राउंड। हम तब तक खेलेंगे जब तक आसमान में अंधेरा नहीं हो जाता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उससे अब तक हार नहीं मानी। लड़कियों के मामले में किसी को भी ज़िद्दी होना चाहिए। शुरू में लड़की का स्वभाव शर्मीला होता है। अगर कोई थोड़ा सा भी ज़िद्दी नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर पाता। ये लड़की अनन्या समय के साथ और भी खूबसूरत होती जा रही थी। उसे देखकर सच में मुझे अंदर ही अंदर रोमांच महसूस होता है। सच में कोई कह सकता है कि मैं एक मगरमच्छ हूँ जो हंस के मांस को खाना चाहता है। आज मैं इस लड़की को अपना बना लूँगा और फिर देखूँगा कि कौन कुछ कहने की हिम्मत करता है। ओह सही, मुझे याद है कि इस छोटी लड़की का अभी भी एक भाई है। वो हमारे लिए थोड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। काउबॉय हैट पहने लड़के ने कहा। वो लड़ाई करने में उतना माहिर नहीं है। वो हमारे सामने बहुत कमज़ोर है। वो सिर्फ एक मांस का थैला है। तुम उसे जैसे चाहो वैसे खा सकते हो। राज ने ज़्यादा परवाह न करते हुए कहा। यह सही है। पहले मैं उससे अकेले नहीं निपट सकता था, लेकिन मैंने अब अच्छी खासी बॉडी बना ली है। एक मस्कुलर बॉडी वाले लड़के ने अपने बाइसेप्स सभी को दिखाते हुए कहा। मुझे उसे पीटने में मज़ा आएगा। राज ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक लड़का जिसने ग्रे टी शर्ट पहनी थी ठंडे ऑरा के साथ टेंट की ओर चला आ रहा था। ये लड़का तो जाना पहचाना लगता है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये तो वही लड़का है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। यह लड़का, मैं इसे बहुत समय से निपटाना चाहता था क्योंकि यह मुझे उस लड़की से बात करने से रोकता था। किसने सोचा था कि तू खुद ही मेरे पास आ जाएगा। आज मेरे काफ़ी भाई लोग यहाँ हैं। हम तुझे पीटेंगे और देखेंगे कि तू भविष्य में फिर से खड़ा होने की हिम्मत करता है या नहीं। भाइयों, अपने अपने हथियार उठाओ। राज खड़ा हुआ। उसकी नज़रें आरव की ठंडी आंखों से टकराई। काउबॉय हैट वाला आदमी, मुंह में सिगरेट रखे वो लड़का, हेडफोन वाला आदमी और जैकेट पहनने वाला आदमी सभी तुरंत खड़े हो गए और अपने आप को देखने लगे। हम हथियार नहीं लाए हैं। सिगरेट वाले आदमी ने राज के कान के पास आकर धीरे से बुदबुदाया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुझे इस कमज़ोर लड़के से निपटने के लिए हथियार चाहिए? तुम सभी अपने हाथों का इस्तेमाल कर इसे अच्छी तरह पीटो। सिगरेट वाला आदमी अपमानित महसूस कर रहा था। तुम ही थे जिसने कहा था कि हथियार उठाओ। ये सिर्फ शब्दों का खेल लगता है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे भाई राज ने पहले ही करने के लिए कह दिया है। जैकेट वाला आदमी अपनी जैकेट उतारते हुए हंसा। अपनी सफ़ेद जैकेट निकालते हुए और मांसपेशियों को दिखाते हुए आरव ने ब्लू आइस गैंग के इन 5 कचरों को ध्यान से देखा। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पालतू जानवर को देख रहा हो। हाँ बच्चे, आज मैं तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। मैंने तेरी बहन को पसंद किया, ये तो उसकी खुशकिस्मती होनी चाहिए। क्या तू सोचता है कि कोई और उसे मेरे जैसा चाहेगा? वो एक अपंग है, एक अपंग। एक अपंग को महारानी जैसा व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उसे चाहता है तो तुम्हें उसे खुशी खुशी अपना जीजा बना लेना चाहिए और अच्छे से उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। राज ने आरव की ओर इशारा किया और अपनी असली इरादे उसके सामने दिखाए। राज की सहनशीलता अब इन कई सालों तक इंतज़ार करते हुए ख़त्म हो गई थी। देखो मुझे, आज मेरे पास लुक्स और ताकत है। इस शहर के अंदर मैं एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हूँ। अगर अनन्या मेरा साथ देती तो वो अच्छी तरह से जी सकती थी। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके पास हमेशा उसकी सेवा करने के लिए उसके गुर्गे साथ रहते थे। मुद्दा यह है, एहसानों की कदर करना सीखो। अब मुझे अपना जीजा बुलाओ। यह देखते हुए कि हम एक परिवार बनने जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ नरमी बरतेंगे। अगर तुम अभी भी हमें मना करते हो तो हम तुम्हारे पैर तोड़ देंगे ताकि तुम अपनी बहन के साथ अपंग हो जाओ। सफ़ेद जैकेट पहने मांसल आदमी ने आदेश दिया। यह सुनने के बाद आरव का सीना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो अब और ज़्यादा गुस्से में आने लगा था। उसने
टेंट की ओर देखा। टेंट के बीच में एक अकेली व्हील चेयर थी जिस पर पोकर कार्ड्स रखे हुए थे। आरव इन कचरों को अनन्या की व्हील चेयर का इस्तेमाल पोकर खेलने के लिए करता देखकर बेहद गुस्से में आ गया था। हालांकि अब जब उसने राज के मुंह से ये अपमानजनक बातें सुनी तो आरव को लगा जैसे उसका सीना फटने वाला है। एक अपंग। मैं आरव ने कसम खाई है, अगर किसी ने कभी अनन्या के बारे में इस तरह की बातें कहीं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेने पर पछताएंगे। इस बच्चे के साथ समय बर्बाद मत करो, उसे पीट डालो। मैं अकेला ही उससे निपटने के लिए काफ़ी हूँ। भाइयों, तुम बस साइड में खड़े होकर देखो। सफ़ेद जैकेट वाले मस्कुलर आदमी ने अपनी मुट्ठी को फोड़ते हुए बोला। आरव ने उन्हें ठंडी नज़रों से देखा। हालांकि जब वो यहाँ मजाक कर रहे थे उन्होंने एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। आरव की आंखों में एक खतरनाक ग्रे रंग चमकता हुआ देखा जा सकता था। स्टार पाथ में आरव का गुस्सा भी झलक रहा था। वो और तेज़ी से चमकने लगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं वही आरव हूँ जिसका तुम पहले फ़ायदा उठाया करते थे? आरव के आसपास एक चांद की तरह का स्टार पाथ बनने लगा था जो स्पेस में दरार लाने लगा। तुम लोग तो मेरे सामने मेरे पालतू जानवर के लेवल पर भी नहीं हो। आओ तुम अब मेरे स्पिरिट वुल्फ का स्वाद चखो। जैसे ही गुस्से वाली आवाज़ उसके गले से निकली, दरार से एक फर वाला नीला सिर अपने भयानक दांत के साथ दरार से बाहर निकला। आओ, हे भगवान, वो क्या है? ये क्या एक बीस्ट? ये बीस्ट ऐसे कैसे आ गया यहाँ? शायद इस बच्चे ने इसे समन किया है। वो एक जादूगर है। इन लोगों में राज ने ही बाहर की दुनिया को सबसे अच्छी तरह से देखा था, इसलिए उसके पास थोड़ी बहुत मैजिक की जानकारी थी। ये गैंग भले ही पूरे शहर के फेमस गुंडों की थी, लेकिन फिर भी गुंडे अभी भी सिर्फ मुक्कों और लातों पर ही निर्भर रहते थे। एक असली जादूगर के सामने वो कचरे भी नहीं कहे जा सकते थे। वो बच्चा जादूगर कैसे हो सकता है? राज और गैंग के लोग इस बीस्ट को देखकर बहुत डर गए थे। इस अविश्वसनीय नज़ारे को देखकर जो उनके सामने था। उनके हिसाब से अगर कोई पेड़ पर मुक्का मारने के बाद निशान छोड़ सकता है तो वो गुंडों के बीच एक ताकतवर कैरेक्टर माना जाएगा। हालांकि वो लोग कभी ऐसे इंसान से नहीं मिले थे जो बस कुछ ही समय में एक इतने बड़े और भयानक बीस्ट को बुला सकता था। आरव ने सामने खड़े राज और उस मस्कुलर आदमी की ओर इशारा किया। तभी स्पिरिट वुल्फ उन दोनों की ओर घूरने लगा। राज को लगा कि उसका गला सूख रहा है और मस्कुलर शरीर वाला आदमी वहां से भागना चाहता था। इससे पहले कि वो एक कदम भी पीछे ले पाता, स्पिरिट वुल्फ चीते की रफ्तार से उसके सामने आ गया। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वुल्फ ने अपने पंजे से उससे दूर फेंक दिया। वो मस्कुलर बॉडी वाला लड़का किसी गेंद की तरह उड़ते हुए सीधा पेड़ से जाकर टकरा गया और फिर ज़मीन पर गिरकर करहाने लगा। ये नज़ारा देख राज, जो उसके बगल में ही खड़ा था, वो डर से कांपने लगा। लेकिन फिर भी स्पिरिट वुल्फ ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाई, क्योंकि उसने अपने मालिक का गुस्सा देखा हुआ था। इसलिए उसे पहले से ही पता था कि ये लोग उसके रहम के लायक नहीं थे। उसने उसे अपने पंजों से उठाया और ज़मीन पर 2 से 3 बार पटकने लगा। राज और उसके साथ वाला मस्कुलर आदमी ज़मीन पर पड़े हुए करहा रहे थे और बुरी तरह पिटे हुए थे। अभी कुछ ही समय पहले वो अभी भी अपने घमंड में थे, लेकिन अब जैसे ही स्पिरिट वुल्फ ने उन्हें उठाकर पटका, उनकी पीठ से मांस कट गया, स्किन छिल गई और हड्डियों के टूटने की आवाज़ें आने लगी। वो मन ही मन दर्द में चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। पटके जाने से उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हर बार जब वो थोड़ा भी हिलने की कोशिश करते तो राज और मस्कुलर आदमी दर्द से तड़पते हुए दिखाई देते थे। हे भगवान, इस भयानक शक्ति को महसूस करने के बाद सिगरेट वाला आदमी इतना डर गया था कि उसने ज़मीन पर घुटने टेक दिए। उसका शरीर अचानक कांपने लगा। उसने भागने की भी हिम्मत नहीं की,
क्योंकि उसे पता था कि वो इस बीस्ट से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता था। काउबॉय हैट वाला आदमी पूरी तरह से हैरान था, ऐसा जैसे वो एक मूर्ति में बदल गया हो। हालांकि हेडफोन वाला आदमी बस वहीं खड़ा था। उसकी जीन्स पूरी तरह से भीग गई थी, ये यहाँ तक कि उसके जूतों पर भी टपकने लगा था। एक टेंट के पास ऊंची पहाड़ी पर वहाँ एक चांद जैसी एक गोल चीज़ चमक रही थी जो तुरंत गायब हो गई। आरव ने अपने स्पिरिट वुल्फ को उसकी दुनिया में भेज दिया था, क्योंकि शहर के अंदर किसी बीस्ट को समन करना मना था। ये तो अच्छा था कि वो इस ऊंची पहाड़ी के सुनसान इलाके में था जहाँ पर कोई नहीं आता था, नहीं तो उसके लिए चीज़ों को संभाल पाना मुश्किल हो जाता। और अगर कहीं यहाँ के पुलिस वालों को इसके बारे में पता चलता तो वो उसे सीधा जेल में बंद कर देते। उसे इन लोगों का कोई डर नहीं था कि वो इस बारे में किसी से कुछ कहेंगे। दो लोग ज़मीन पर पड़े हुए थे। उन्हें थोड़े थोड़े समय में अपने शरीर में तेज़ दर्द होता था, ऐसा जैसे कोई उनके शरीर को कुचल रहा हो। उनका चेहरा देखने लायक नहीं था। शहर के फेमस गैंग का अहंकारी रवैया कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बाकी तीन लोग पूरी तरह से डर गए थे। बड़े भाई आरव, बड़े भाई आरव, हम सभी इंसान हैं। क्या क्या आप हमें इस बीच से मरवा कर खुश रह सकते हैं? हम यह फिर कभी नहीं करेंगे। सिगरेट वाला आदमी इतना डर गया था कि उसकी आत्मा तीतर बीतर हो गई थी। उसकी आंखों में उसके सामने खड़ा 16 साल का लड़का उसके बुरे सपनों में दिखाई देने वाले राक्षसों से भी ज़्यादा डरावना था। आप एक सम्माननीय जादूगर हो। आपको अपने आप को हमारे जैसे कचरे के लेवल वाले गुंडों के लेवल तक नहीं आना चाहिए। मैं विनती करता हूँ, अब हमारे साथ कुछ भी मत करो। काउबॉय हैट वाला आदमी कांपती हुई आवाज़ में बोला। राज और मस्कुलर बॉडी वाला आदमी की हालत देखकर यह बहुत ही डरावना था। काउबॉय हैट वाला आदमी ऐसा नहीं बनना चाहता था। आरव ने राज और मस्कुलर बॉडी वाले आदमी की ओर देखा और बाकी तीन लोगों की ओर भी देखा जो पूरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, आरव ने शांत होकर कहा। सच तो ये था कि आरव खुद भी थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं अगर ये दोनों लोग यहीं पड़े रहे तो इन दोनों की यही मौत ना हो जाए। यह पहली बार था जब उसने ऐसे किसी हालात का सामना किया था। अब तक कोई हताहत नहीं हुआ, नहीं तो चीज़ें उसके लिए मुश्किल हो जाती। हाँ, हम ज़रूर यहाँ से चले जाएंगे, हम अभी चले जाएंगे। काउबॉय ने जादूगर का गुस्सा शांत होता देखा तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। बाकी दो ने इसके बारे में ज़्यादा सोचने की हिम्मत भी नहीं की। उन्होंने तुरंत ज़मीन पर पड़े दो लकवाग्रस्त लोगों को सहारा दिया। टेंट के अंदर जाने के बाद आरव ने व्हील चेयर से कार्ड्स हटा दिए। उसने व्हील चेयर को उठाया और सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाने लगा। ये तीन लोग अभी भी आरव को देखते हुए डर से काँप रहे थे। अचानक आरव घूम गया। तीन लोग डर के मारे जल्दी से एक कदम पीछे हट गए। ओह हाँ, अगर कोई पूछे तो बताना कि ये दोनों किसी से बुरी तरह पीटे गए थे। अगर तुमने मेरे जादूगर होने और बीस्ट की बात फैलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। तीनों लोग सिर हिलाने लगे जैसे वह उसके स्पिरिट वुल्फ की तरह ही उसके पालतू बन गए हों। वो और भी ज़्यादा आज्ञाकारी हो गए थे। आरव मुड़ा और व्हील चेयर उठाकर चल दिया। पहले तुम्हें उन्हें बेरहमी से पीटना चाहिए, फिर तुम उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा देते हो। आरव को विश्वास था कि ये लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे और वो इस मामले को बाहरी दुनिया में नहीं फैलाएंगे। पत्थर की सीढ़ियों से नीचे की ओर चलते हुए आरव आखिरकार ज़ोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। किसने सोचा था कि वो आज इन गुंडों को इस तरह सबक सिखाएगा। उसके पास समनिंग एलिमेंट की ताकत होते हुए 5 गुंडे जो उसे पहले तंग करते थे आवारा कुत्तों की तरह हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और उसके लिए ये अनुभव एक सपने जैसा था। समनिंग एलिमेंट, समंड बीस्ट सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझे आश्चर्य है कि फायर एलिमेंट की प्राइमरी रैंक स्किल फायर बीस्ट कैसे शक्ति रखती है। एनुअल मैजिक एग्ज़ाम में अभी आधा साल बाकी है। मैं फायर एलिमेंट की प्राइमरी रैंक स्किल
फायर बस्ट को इस्तेमाल करने से अब खुद को रोक नहीं सकता। मैं आधे साल में फायर एलिमेंट को भी कंट्रोल करके उसका मैजिक इस्तेमाल करूँगा। आरव जानता था कि प्राइमरी रैंक की स्किल्स सबसे लो रैंक की जादुई स्किल होती थी। प्राइमरी रैंक के बाद इंटरमीडिएट और एडवांस रैंक भी था। हाँ, विंड एलिमेंट के टीचर ने इसके बारे में बताया था। विंड एलिमेंट की एडवांस रैंक स्किल विंड विंग्स होती थी, जो तुम्हें आसमान में उड़ने की एबिलिटी देती हैं। काश अगर मैंने विंड एलिमेंट अवेकन किया होता और एक एडवांस रैंक मैजिशियन बन जाता तो मैं विंड विंग्स की मदद से कहीं भी जा सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि एक एडवांस मैजिशियन बनना अभी भी उसके लिए एक बहुत लंबा सफ़र था। इस सफ़र में उसे कई मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना कर आगे बढ़ना था। काफ़ी समय बाद आरव को अभी भी अपनी एक्साइटमेंट को दबाने में मुश्किल हो रही थी। उसका मन लगातार उसने जो जादू की नॉलेज सीखी थी उसी के बारे में सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि जादूगरों के पास और कौन सी लेजेंडरी स्किल होती थी जो आसमान तक का सीना चीर सकती थी। अभी भी झूले पर बैठी हुई एक लंबे बालों वाली एकदम सीधी नाक वाली लड़की थी, जिसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। वो ध्यान से पहाड़ की ओर देख रही थी। उसने किसी वुल्फ के गुर्राने की आवाज़ सुनी थी। उसने एक चांद के आकार की रोशनी पहाड़ से आते हुए देखी। हालांकि वो रोशनी जल्दी से गायब हो गई थी, फिर भी यह एक डरा देने वाला नज़ारा था। क्या वो एक समनिंग मैजिशियन था? अनन्या ने समनिंग मैजिक के बारे में पढ़ा था और वो उसके बारे में अच्छे से जानती थी। उसका शक तो तब ज़्यादा हो गया जब उसने किसी वुल्फ के गुर्राने की आवाज़ सुनी। अब उसे अपने भाई के बारे में सोचकर घबराहट होने लग गई थी। लेकिन कोई समनिंग मैजिशियन भला इस छोटे से शहर में एक बीस्ट समन करने की कोशिश क्यों करेगा? हालांकि एक समनिंग मैजिशियन आरव और गुंडों का गैंग एक साथ ही एक ही जगह पर क्या कर रहे होंगे, और उस समनर ने तो सच में अपने बीस्ट को समन भी किया। क्या बड़े भाई आरव ठीक हैं? इस समय अनन्या घबराहट महसूस कर रही थी। उसने अनजाने में अपने होंठ के किनारे को काट लिया। आखिर में एक जाना पहचाना चेहरा पत्थर की सीढ़ी पर से उतरता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी व्हीलचेयर को ला रहा था और उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। जब उसने आरव को आते देखा तो अनन्या का दिल आखिरकार शांत हो गया। अनन्या, मैंने उन लोगों से निपट लिया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आरव ने व्हीलचेयर अनन्या के सामने रखी। मैंने अभी कुछ देखा। वहाँ एक चांद के आकार का गोला और चांद जैसी रोशनी देखी और किसी वुल्फ के गुर्राने की आवाज़ भी सुनी, अनन्या ने कहा। यह सुनकर आरव को गर्व महसूस होने लगा। हालांकि उसने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। उसने अपनी एक आंख मारते हुए अनन्या को देखा। अनन्या को कुछ सही नहीं लगा। उसने ध्यान से सोचा और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। क्या वो समनर बड़े भाई आरव है? आरव ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो बस मुस्कुराता हुआ वहीं खड़ा रहा। क्या सच में आप ही वो थे? बड़े भाई आरव, क्या अब आप एक मैजिशियन हैं? अनन्या ने अविश्वास के साथ कहा। हा हा, तुम मेरी असली ताकत देखने वाली पहली लड़की हो, आरव ने अचानक आत्मविश्वास से कहा। अनन्या के नाजुक और प्यारे चेहरे से गालों को छूते हुए। तो क्या आप सच में एक मैजिशियन बन गए हो? आरव ने सिर हिलाया। मेरे टीचर ने कहा था कि प्राइमरी रैंक पर समनिंग एलिमेंट अवेकन करने वाला सिर्फ 10,000 में से एक होता है। समनिंग एलिमेंट को तो इंटरमीडिएट लेवल पर भी एक रेयर एलिमेंट माना जाता है, इसलिए इसे प्राइमरी रैंक पर एक एडवांटेज कहा जा सकता है। इस पल में अनन्या आरव के लिए खुशी महसूस करने लगी। अनन्या घर की स्थिति से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ थी और पापा के जाने के बाद उनकी माँ दिन रात काफ़ी मेहनत करती थी ताकि उनके बच्चे एक अच्छा जीवन जी सके। लेकिन उनकी उम्र बीतने के साथ साथ अब ऐसा लगता था कि उनकी गरीबी एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गई थी। दोनों अनन्या और आरव अभी भी बच्चे थे। उनके लिए माँ की मदद करना मुश्किल था। आरव जो कर सकता था वो था कड़ी मेहनत करना और एक महान मैजिशियन बनना।
तभी वो अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकता था। ऐसा लगता है कि बड़े भाई आरव सच में दूसरों से बहुत अलग हैं। उन्होंने इतने कम समय में जादू सीख लिया था। लेकिन ये सही नहीं है। अचानक अनन्या को एहसास हुआ। उसने आरव की ओर देखा और उसकी सुंदर आंखों में कुछ कहने की चाहत दिख रही थी। आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्या हुआ? आपका मैजिक अवेकन हुए आधा साल भी नहीं हुआ है। उसकी नॉलेज के अनुसार हाई टैलेंट वाले लोगों को भी प्राइमरी रैंक की स्किल्स को पूरी तरह एक्टिवेट करने में लगभग 1 साल लगता है, अनन्या ने कहा। आरव ये सुनकर हैरान रह गया। नहीं हो सकता। हाई टैलेंटेड वाले लोगों को भी अवेकनिंग से मैजिक एक्टिवेशन तक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय चाहिए। तो मुझे आधे साल के अंदर प्राइमरी स्किल को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में सक्षम होना सच में थोड़ा बहुत जल्दी है। बात यह थी कि आरव इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उसे इस दुनिया में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और वो अब तक इस दुनिया को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाया था जितना अच्छी तरह यहाँ के असली लोग समझते थे। वो बेवकूफ़ आदित्य पहले ही 4 या 5 स्टार्स को कंट्रोल करने में सक्षम था। उसके अनुसार क्या यह नॉर्मल नहीं था कि वो खुद पहले से ही मैजिक एक्टिवेशन कर सकता था? हालांकि क्यों अनन्या के आश्चर्यचकित चेहरे ने ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी मॉन्स्टर को देख रही हो। क्या ऐसा हो सकता था कि इस दुनिया में आधे साल के अंदर प्राइमरी रैंक के मैजिक का इस्तेमाल कर लेना नॉर्मल बात नहीं थी? क्या उसने कुछ गलत कर दिया था? एक एवरेज इंसान को तो छोड़ो, यहाँ तक कि हाई टैलेंटेड इंसान को भी 1 साल का समय चाहिए। ये क्या हो रहा है? आरव इस बात को उजागर नहीं करना चाहता था कि वो इस दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता था। समायरा को हमारे शहर में सबसे टैलेंटेड मैजिशियन माना जाता है। उसका टैलेंट कई जीनियस लेवल वाले स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा था। हालांकि उसे अपने सिंह परिवार के आइस एलिमेंट के प्राइमरी स्किल को सीखने के लिए अवेकन होने से ठीक 8 महीने लगे थे, अनन्या ने कहा। 8 महीने? आरव यह सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह गया। समायरा किस तरह की मॉन्स्टर थी? वो तो उसके पास दूसरों से दुगना कंट्रोल करने की क्षमता मिली थी, वरना वो भी आधे साल में नहीं बल्कि 1 साल में अपना प्राइमरी मैजिक इस्तेमाल कर पाता। वो पूरे शहर में अकेली थी जिसे सेलेस्टियल इंस्टीट्यूट ने सीधे एडमिशन दिया था। वो पूरे सिंह फैमिली की सबसे प्रिय लड़की भी थी। उसने पूरे सिंह फैमिली के विरासत जादुई ट्रेनिंग्स को प्राप्त किया था। वो उस लेवल के मैजिक टूल्स जो एक आम जादूगर को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिलता, उसका इस्तेमाल अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने में इस्तेमाल किया था। उसे एक इम्पोर्टेंट इंसान के रूप में देखे जाने का कारण, साथ ही उसकी आश्चर्यजनक जादुई टैलेंट का कारण, उससे बचपन से ही दिए जाने वाले मैजिक ट्रेनिंग्स और मैजिक टूल्स की बदौलत ही था। यहाँ तक कि उसके जैसे इंसान को भी अवेकन होने के 8 महीने बाद अपना प्राइमरी रैंक स्किल इस्तेमाल करने का मौका मिला। तो आरव, जिसे सिर्फ 5 महीने लगे, उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा? आरव ने अपने दिल को तेज़ी से धड़कते हुए महसूस किया। अगर समायरा ने 8 महीने में दुनिया को चौंका दिया और लोगों द्वारा उसे महान जीनियस के रूप में जाने जाना लगा, तो क्या उसके खुद के 5 महीने उस महान जीनियस के रिकॉर्ड को तोड़ने जैसा नहीं माना जाएगा? बड़े भाई आरव, आप क्या आपने कुछ गलत सीखा है? मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि इस तरह की कल्टीवेशन स्पीड सिर्फ काले जादू करने वाले लोगों के लिए ही मुमकिन होता है, अनन्या ने फुसफुसाया। काले जादू में कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें आप शैतानों की पूजा कर अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकते हो। अनन्या सच में कोई और तरीका नहीं सोच पा रही थी जिससे कोई इंसान सिर्फ 5 महीनों में प्राइमरी जादू को पूरा कर सके। हालांकि अनन्या जानती थी कि उसके बड़े भाई समझदार थे जो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। काला जादू, ये कैसे मुमकिन है? क्या क्या ऐसा हो सकता है? ओह सही, सच में मैंने ओपनिंग सेरेमनी के दिन अपनी अवेकनिंग नहीं की थी। मैं उससे बहुत पहले एक बूढ़े आदमी से मिला था। उसने मुझे बताया, बच्चे, मुझे लगता है तुम्हारा टैलेंट दूसरों से ज़्यादा है,
क्यों ना मैं तुम्हें जादू सिखाऊं। और उस समय मैंने पूछा कि वो कौन है। उन्होंने मुझे बताया कि वो मैजिक सिटी के मैजिक एसोसिएशन के मेंबर हैं। उन्होंने मेरी अवेकनिंग पहले ही करवा दी थी। असलियत में मैंने सच में 5 महीनों में जादू नहीं सीखा। आरव ने जल्दी से एक प्लान बनाया और अनन्या को समझाने लगा। जैसे ही अनन्या ने उसकी बातें सुनी वो कंफ्यूज हो गई। हालांकि उसने फिर भी एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह, तो आप सच में पहले से ही अवेकन हुए थे। समय से पहले अवेकन होने से कल्टीवेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि अगर यह मैजिक एसोसिएशन के लोग हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आरव ने देखा कि अनन्या ने और कोई सवाल नहीं किया, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। हाँ, मैं सच में एक मॉन्स्टर हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे इस दुनिया को पूरी तरह से समझने से पहले बहुत सी चीज़ें अपने तक ही रखनी चाहिए और किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। आरव ने मन में सोचा, क्या ये सच है कि सिर्फ काले जादू का इस्तेमाल करने वाले लोग ही अपनी कल्टीवेशन को 5 महीनों में पूरा कर सकते हैं? आरव ने हल्के से पूछा। हाँ, अनन्या ने ईमानदारी से सिर हिलाया। आरव को ठंडा पसीना आता महसूस हुआ। हद से ज़्यादा जीनियस होना सही नहीं था। आरव तो अनन्या को ये भी बताकर सरप्राइज़ करना चाहता था कि उसके पास फायर एलिमेंट भी है। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि जब तक वो परिस्थितियों को पूरी तरह से समझ नहीं लेता तब तक लापरवाही करना अच्छा नहीं है। मुझे पहले वापस जाकर किताबों से काले जादू के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, बस कुछ गारंटी के लिए, वरना तो मुझे काले जादू को इस्तेमाल करने वाला मान लिया जाएगा और फिर मुझसे निपटा जाएगा। अनन्या को घर लाने और अपनी मौसी के साथ डिनर करने के बाद आरव समनिंग एलिमेंट मैजिक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने हमेशा की तरह कंट्रोल की प्रैक्टिस शुरू की, उसे भयानक सिर दर्द महसूस होने लगा। ऐसा जैसे उसका सिर फटने वाला हो। ये वैसा ही था जैसे 3 दिन बिना सोए मोबाइल में पबजी खेलना। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब बेहोश होकर गिरने ही वाला है। ये किस तरह की सिचुएशन है? ये लो स्पिरिचुअल पावर की फीलिंग है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने आज 2 बार डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल किया है? क्या समनिंग एलिमेंट मैजिक को ज़्यादा यूज़ करने से मुझे स्पिरिचुअली थकावट हो रही है? अगर हम जंगल के समय को गिने जहाँ मैंने इसे पहली बार एक्टिवेट किया था, तो मैंने आज सिर्फ 2 बार डायमेंशनल समनिंग का यूज़ किया है और इससे मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से ड्रेन हो गई। मैंने सोचा था कि 5 महीने का समय मेडिटेट करने में बिताने से मेरी स्टार डस्ट में मैजिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसने सोचा था कि 2 बार डायमेंशनल समनिंग यूज़ करने से पूरा समनिंग एलिमेंट स्टार डस्ट पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समनिंग एलिमेंट स्टार डस्ट पहले चमकता हुआ और कलरफुल था। 7 स्टार द्वारा रिफ्लेक्ट की गई ग्रे चमक एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह थी। लेकिन अभी स्टार डस्ट ने अपनी चमक खो दी थी और अंधेरे में डूब गया था। शुरू में आरव थोड़ा डरा हुआ था। जैसे ही उसने आराम किया और आराम करना शुरू किया, समनिंग स्टार डस्ट धीरे धीरे अपनी चमक वापस पाने लगा। हालांकि बहुत धीरे धीरे। लगता है स्टार डस्ट इतना ब्राइट नहीं है। हर बार जब मैं मैजिक यूज़ करता हूँ, स्टार डस्ट अपनी चमक खो देता है। जब स्टार डस्ट पूरी तरह से डार्क हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर की एनर्जी पूरी तरह से यूज़ हो गई है। स्टार डस्ट में मैजिक एनर्जी होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा पूरे दिन जोर देते रहते थे, चाहे यह कितना भी बोरिंग हो, आपको मेडिटेशन मेंटेन करना चाहिए। अगर एक टैलेंटेड मैजिशियन रोज़ाना मेडिटेट नहीं करता तो वो एक एवरेज स्टूडेंट बन जाता है। छोड़ो, इस बारे में मुझे अभी नहीं सोचना चाहिए और जल्दी से सो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। अपने कमरे में वो सुबह तक सोता रहा। अनन्या बहुत प्यारी थी। लगभग दोपहर हो चुकी थी, फिर भी उसने उसे नहीं जगाया। आरव बिस्तर से उठकर फ्रेश महसूस कर रहा था। वो आसानी से एक मेडिटेटिव स्टेट में चला गया और अपने स्टार डस्ट को स्कैन किया।
उसने पाया कि ज़्यादातर स्टार्स ब्राइटली शाइन कर रहे थे। यह शायद बहुत जल्दी ही अपनी पूरी चमक पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे। ओह हाँ, मुझे अपना समनिंग एलिमेंट बाहरी लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि यह एक कानून द्वारा शासित सोसाइटी है, फिर भी इससे लोगों में ईर्ष्या हो सकती है। एक उदाहरण होगा सिंह फैमिली, जो एक उंगली के इशारे से किसी को भी या किसी भी गरीब की किस्मत बदल सकता था। लगता है मुझे फायर एलिमेंट को भी कल्टीवेट करना होगा। इससे दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाएगा। आरव अपने दांत ब्रश करते हुए इस सवाल के बारे में सोच रहा था। हालांकि मेरे पास एक दिन में इतनी ही एनर्जी है, मैं कैसे समनिंग एलिमेंट को कल्टीवेट कर सकता हूँ, जबकि मैं फायर एलिमेंट को भी कल्टीवेट कर रहा हूँ। आरव ने सिर्फ 5 महीनों में समनिंग एलिमेंट की स्किल एक्टिवेट करने में सक्षम होने का कारण यह था कि उसने अपना सारा कल्टीवेशन टाइम समनिंग एलिमेंट पर खर्च किया था। चाहे फायर एलिमेंट कितना भी ध्यान खींचने वाला और मनमोहक क्यों ना हो, आरव को समनिंग एलिमेंट बहुत पसंद था। एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन लगभग आधे साल में है। अगर मैं समनिंग एलिमेंट की पावर इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहता, तो मुझे अगले स्कूल सेमेस्टर में अपना सारा ध्यान फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करने पर फोकस करना चाहिए और उस पॉइंट तक पहुंचना चाहिए जहां मैं फायर एलिमेंट की प्राइमरी स्किल एक्टिवेट कर सकूं। हालांकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब होगा कि समनिंग एलिमेंट का अपग्रेडेशन आधे साल के लिए रुक जाएगा। मुझे मेडिटेट करना चाहिए। स्टार डस्ट बिना किसी कारण के स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। आरव ने अपने मेडिटेशन शेड्यूल में कुछ एडजस्टमेंट किए। एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन के लिए 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय बचा था। आरव ने हर दिन जितना वो संभाल सकता था उससे 10 घंटे में बांटने की प्लानिंग बनाई। 8 घंटे फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करने और 2 घंटे समनिंग एलिमेंट को धीरे धीरे ग्रो करने के लिए। इस तरह समनिंग एलिमेंट की ग्रोथ बहुत स्लो हो सकती है, लेकिन यह कम से कम उसकी कंट्रोल में प्रोफिशिएंसी को मेंटेन करेगी। हर दिन 8 घंटे फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करना पहले से ही उन स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा था जो सिर्फ 5 घंटे मेडिटेट करने में सक्षम थे। लंच के समय उसकी मौसी सुमन काम से घर वापस आ गई। मौसी सुमन सबसे नॉर्मल औरत है। वह पतली हैं और वह बहुत अच्छी महिला भी हैं। आरव, तुम वापस आ गए हो। मैंने सुना है कि तुम अपने मैजिक हाई स्कूल में पूरी तरह से कल्टीवेट करने पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हें सच में अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम एक प्राइमरी मैजिशियन बन पाते हो तो तुम हमारे फैमिली के पूर्वजों का सम्मान बढ़ाओगे, सुमन ने कहा। एक प्राइमरी मैजिशियन और मैं पूर्वजों का सम्मान बढ़ाऊंगा? मेरे पापा एक महान मैजिशियन थे और मैं उनकी तरह ही बनूंगा, आरव ने मन ही मन सोचा। मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं। मौसा कहाँ है? मैंने उन्हें आसपास क्यों नहीं देखा? आरव ने पूछा। वह पहाड़ों में हंटर्स को सामान डिलीवर करने गए हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उन जैसा एक आम इंसान पहाड़ों में जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अगर वो किसी मैजिकल बीस्ट का सामना करते तो वो उन्हें एक ही बार में निगल सकता था, सुमन ने शिकायत की। क्या हमारे शहर से पहाड़ों के मैजिकल बीस्ट काफ़ी दूरी पर नहीं है? आरव ने कहा। ये दुनिया वो नहीं थी जिसे वो जानता था। शहर के बाहर पहाड़ी इलाकों में कई मैजिकल बीस्ट रहते थे जो मानव जाति के जीवन के लिए खतरा थे। ये मैजिकल बीस्ट बहुत खतरनाक होते थे और इंसानों को देख तो वो उन्हें सीधा खा जाते थे। आम लोग तो उस पहाड़ी इलाके में कदम रखने से डरते थे जहां मैजिकल बीस्ट का बसेरा था। शहर के बाहर के पहाड़ी इलाके में कब और कैसे आपको एक मैजिकल बीस्ट दिख जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि जादूगर भी उस पहाड़ी इलाके में अपनी जान गंवा देते थे। क्या तुमने हंटर यूनियन द्वारा जारी की गई चेतावनी नहीं देखी है? हाल ही में मैजिकल बीस्ट्स बेकाबू हो गए हैं। हमारे अद्वैत शहर के बाहर मैजिकल बीस्ट के मिलने की खबर मिली है, इसलिए उन्होंने खासकर आम लोगों को सुरक्षित एरिया के बाहर कदम न रखने की चेतावनी दी है, सुमन ने कहा। क्या यह कुछ ज़्यादा नहीं है? हालांकि आरव इसके लिए नया था, लेकिन उसने इसके बारे में कई सारी किताबें पढ़ी थी। मैजिकल बीस्ट्स आमतौर पर उन शहरों से दूर होते हैं जहां इंसान रहते हैं।
इसके अलावा वहाँ मैजिक एसोसिएशन, हंटर यूनियन और बड़े मैजिक फैमिली जैसी संस्था होती हैं जो शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर वक्त शहर के आसपास के बीस्टों का सफाया करते रहते हैं और शहर के बॉर्डर पर हर वक्त पेट्रोलिंग की जाती है। तुमने इतना पढ़ा है कि तुम मूर्ख हो गए हो? जरा सोच कर देखो, कौन सा राजा नहीं चाहता कि उसका शहर शांति में फले फूले। भले ही मैजिकल बीस्ट्स हमला कर दे, वो फिर भी कहेंगे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है ताकि घबराहट को टाला जा सके। सच तो यह है, शहर के आसपास हमेशा मैजिकल बीस्ट रह रहे हैं। शहर के अंदर भी कुछ हैं, यह सिर्फ हम आम लोग सच में उन्हें नहीं देख पाते हैं, सुमन ने फुसफुसाया। आरव ने यह सुनते ही हैरानी महसूस की, लेकिन फिर भी उसने मजबूरी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मौसी, आप ये सब क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। लिटिल बॉय, तुम अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, है ना? तो मुझे तुम्हें कुछ बताने दो जो सच में आज मेरे साथ हुआ था। फिर यह मत कहना कि तुम्हारी प्यारी मौसी पूरे दिन गपशप सुनना पसंद करती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। ओह हाँ, आरव ने सिर हिलाया। एक शाम को जब मैं डॉक्टर के पास घावों की दवा देने गई थी, हालांकि ऑपरेशन रूम में एक इंसान था जो एक हीलिंग एलिमेंट मैजिशियन था। उसने हमारे डॉक्टर को डांटते हुए कहा, भले ही तुम एक हीलिंग मैजिशियन बनने वाले हो, तुम्हें इतना भी बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि तुम जहर के मार्श और जहर के पानी में फ़र्क ना समझ सको। इसके अलावा इन लोगों पर काला जादू किया गया है, जिस वजह से ये मुर्दों की तरह बेजान दिखाई दे रहे हैं। जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ बोझ मत बनो और हंटर यूनियन के लोगों को ढूंढो और उन्हें शहर में मौजूद ईविल आइड मार्स बीस्ट को ढूंढने के लिए कहो, वरना इस एरिया में अभी और भी लोग घायल होंगे। सुमन ने नज़दीक जाकर बहुत ही सावधानी से आरव से बात की। जैसे ही आरव ने सुमन के एक्सप्रेशन को देखा, उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बातें बना रही है। क्या सच में मैजिकल बीस्ट शहर के इतने करीब हैं, जिनमें से कुछ शहर के अंदर भी हैं? यह काफ़ी डरावना है। मैजिकल बीस्ट वो मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों को खाते हैं। अगर आप ऐसे किसी का सामना कर लेते हैं तो सिर्फ मौत ही आपका इंतज़ार कर रही होगी। मौसा ठीक तो होंगे ना? जैसे वो पहाड़ी इलाके में गए हैं, आरव ने पूछा। किसे पता था कि सिटी के बाहर अचानक लाइट कलर्ड वार्निंग्स जारी कर दी जाएंगी। ये इंडिकेट करता है कि आम लोगों को पहाड़ी इलाके के गहराई में सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी भी समय एक मैजिकल बीस्ट मिल सकता है। वो बार बार कहते रहे कि हंटर स्क्वाड ने कुछ ज़रूरी सप्लाईज लेना भूल गए जब वो वन आइड मैजिकल वुल्फ के पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे और उसे पर्सनली डिलीवर करना ज़रूरी था। वो बस एक लॉजिस्टिक्स एम्प्लॉय है, फिर भी उनके पास इतना गट्स है कि वो इतना खतरनाक काम करे। मैंने उनसे बहुत कुछ कहा, फिर भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, सुमन ने जवाब दिया। सुमन की ऐसी बातें सुनकर उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी। भले ही उसके पास अब अपना पालतू बीस्ट था, लेकिन वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं हुआ था कि उन जंगली और ख़तरनाक बीस्ट से लड़ सके। उसका बीस्ट इस दुनिया से नहीं था। इस दुनिया के बीस्ट जंगल में पानी में रहने वाले मछलियों की तरह होते थे, जहाँ सबसे ताकतवर मछली छोटी मछली को खा जाती थी। वैसे यहाँ के जंगल में रहने वाले बीस्ट अपने से कई गुना ताकतवर बीस्टों से लड़ते हुए खुद भी जंगल में सरवाइव करते थे, और उसका बीस्ट उसकी दुनिया के इंसान की तरह रहता था, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे अपने बीस्ट को ट्रेन करना होगा ताकि वो यहाँ के शक्तिशाली और ख़तरनाक बीस्टों से लड़ सके और उनके जैसा बन सके। ये जान को जोखिम में डालने जैसा काम है, आरव ने सुमन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी पैसा मिलेगा। यहाँ तक प्राइमरी मैजिशियन भी ये काम करने से डरते थे, लेकिन तुम्हारे मौसा जो एक आम इंसान है, अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सुमन ने कहा। मौसी चिंता मत करो, उन्होंने ज़रूर पहले से ही अच्छी प्लानिंग कर ली होगी, कोई समस्या नहीं होगी। वो बस शहर के बॉर्डर तक डिलीवर करने गए हैं और सिटी से बॉर्डर तक का रास्ता सेफ जोन में है, अनन्या ने साइड से कहा।
किसी भी तरह मैं बस चाहती हूँ कि वो अच्छी तरह से सिर्फ सिटी में अपना काम करें। जब वो सिटी से बाहर जाते हैं तो मुझे टेंशन होती है, सुमन ने फिर से धीरे से कहा। ठंड की छुट्टियां होने के बावजूद आरव ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। कुछ दिन मौसी के घर रहने के बाद आरव ने अपने शहर की लाइब्रेरी में फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। लाइब्रेरी में वो सब जानकारियां भी थी जो उसे काले जादू के बारे में जाननी थी, जैसे कि काला जादू और काले जादूगर। पिछली बार उसने इस जानकारी के बारे में पढ़ना मिस कर दिया था। काले जादू के बारे में पढ़ने के बाद आरव को समझ आया कि वो क्या चीज़ थी। वो लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे थे, एक बड़ा इविल कल्ट। वो हर वक्त ऐसे काम करते थे जो लोगों की सेफ्टी के लिए डेंजरस थे। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो जीते जागते लोगों को भी कल्टीवेशन मटेरियल के तौर पे यूज़ करते थे ताकि वो अपनी पावर्स तेज़ी से बढ़ा सके। लेकिन ये चीज़ें उन आम लोगों के लिए ज़मीन पर रहकर नर्क का अनुभव करने से कम नहीं होता था। किसी भी देश के सरकार अपने नागरिकों को ऐसा करने नहीं दे सकती थी क्योंकि ये गैर कानूनी था। अगले महीने आरव ने अच्छी तरह से मेडिटेशन की, ये जानने के बाद कि समनिंग एलिमेंट का स्टार डस्ट सिर्फ 2 बार डायमेंशनल समनिंग का यूज़ करने के बाद ड्राई हो जाता है और एक बिल्कुल ही डार्क हो जाता है। आरव को मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस समझ आई। इसलिए पूरे महीने चाहे फायर एलिमेंट की स्किल फायर बर्स्ट एक्टिवेट करने का कितना भी टेम्पटेशन हो, आरव ने जल्दबाजी में फायर एलिमेंट के स्टार के कांटेक्ट में आने की कोशिश नहीं की। वो पहले अच्छी तरह मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लेना चाहता था, जिससे उसे बाद में अपने स्टार्स को कंट्रोल करने में कोई परेशानी ना हो। वो अपने हैबिट के हिसाब से रोज़ाना मेडिटेशन और कंट्रोल की प्रैक्टिस करता, रात को सो जाता, खाना खाता और मैजिक की पढ़ाई करता। जल्दी ही स्कूल फिर से शुरू होने का टाइम आ गया। आरव अब अपने नए मैजिक टर्म की शुरुआत करने के लिए रेडी था। आज आरव के नए टर्म का पहला दिन था। वो क्लासरूम में एंटर हुआ और हमेशा की तरह लास्ट बेंच की सीट पर जाकर बैठ गया। अरे, आज कुछ अलग लग रहा है। आरव ने अपने बगल में बैठे लकी को देखा और उसे कुछ समय बाद अजीब महसूस होने लगा। नॉर्मली इस लकी के एक्सप्रेशन हमेशा क्यूरियस रहने वाले लिटिल मंकी जैसे होते थे। ये हमेशा आरव को अपने पूरे दिन के बारे में क्लास के दौरान कंटिन्यूअसली बताकर उसे पकाता रहता था। लेकिन आज उसकी आंखें चौड़ी होकर खुली थी, उसका मुंह हल्का सा खुला था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब वो आगे की तरफ देख रहा था। जब उसने अपने अगल बगल में देखा, उसके बगल वाली बेंच पर बैठे हुए राहुल और मयंक भी सेम एक्सप्रेशंस दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों को किसी ने अपने वश में कर लिया है। गुड मॉर्निंग क्लास। तुम्हारे प्रैक्टिकल मैजिक क्लास के टीचर बीमार हैं और इस समय घर पर आराम कर रहे हैं। आज से मैं तुम सबकी प्रैक्टिकल मैजिक क्लासेस हैंडल करूंगी। मेरा नाम मीरा है। एक मैच्योर, ब्यूटीफुल और मीठी आवाज़ आरव के कान में गूंज उठी। पूरी क्लास को एक बूढ़े प्रोफेसर मिश्रा की आवाज़ सुनने की आदत थी, लेकिन आज एक मैच्योर फीमेल टीचर की मीठी आवाज़ सुन सभी को ऐसा लगा कि मौसम सुहाना हो गया है। आरव ने अपना सिर उठाया और देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस फीमेल टीचर को देख जो आरव कब से सुस्त बैठा हुआ था, उसकी भी नींद खुल गई थी और उसके चेहरे पर भी प्यारे से एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसे अब पता चला कि इन सभी स्टूडेंट्स को किसने वश में कर लिया था। इन्हें नई मैच्योर टीचर ने सभी लड़कों के दिलों को अपने वश में कर लिया था। ये नई मैच्योर लेडी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इनकी उम्र भी करीब 24 साल से कम ही लग रही थी, क्योंकि इनकी दूध सी सफ़ेद स्किन को देख उसके बगल में बैठे लकी के खुले हुए मुंह से लाल टपकने लगा था। मिस मीरा ने काली साड़ी पहन रखी थी, जिनकी दूध सी सफ़ेद स्किन पर साड़ी की गहरी काली छाया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी बड़ी काली आंखों में चांद सी चमक थी और उनके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल दिखते थे। आरव ने तुरंत मीरा को देखना बंद किया और होश में आ गया। क्या बकवास है। उसे रोज बूढ़े प्रोफेसर मिश्रा को देखने की आदत थी और आज इतनी यंग फीमेल टीचर को देख
आरव का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था। उसने सोचा था कि नए टर्म में वो कड़ी मेहनत करेगा और अपने फायर एलिमेंट के प्राइमरी रैंक स्किल को जल्द से जल्द एक्टिवेट करेगा, लेकिन अब उसे ये मुश्किल लग रहा था। उसने अपने आसपास देखा, सभी स्टूडेंट टीचर को ही ध्यान से देख रहे थे और यहाँ तक कि लड़कियाँ भी टीचर को देख उनकी खूबसूरती से जल रही थी। आप सभी की मैजिक अवेकनिंग हुए आधा साल हो गया है और अब तक कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना मैजिक यूज़ करने में सक्सेसफुल रहा हो। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझो कि मैजिक एक्टिवेट कर लेने से आप सभी मैजिक को कंट्रोल करना नहीं सीख जाते हो। अगर आप अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिस मीरा ने जल्दी से अपने टीचिंग स्टेट में एंटर कर लिया था। टीचर को सीरियस होता देख सभी स्टूडेंट्स भी सीरियस हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए मुड़ी, उनके लंबे रेशमी काले बाल उनकी कमर तक लहराने लगे, जिसने एक बार फिर सभी लड़कों को अपना दीवाना बना दिया। उनके कमर तक लहराते घिरने काले और रेशम जैसे नाजुक बालों को देख लड़कियां अब और ज़्यादा जलने लग गई थी। वो देख उस मोहित को, देख वो ऐसे मुंह से लार टपका रहा है जैसे उसे रस से भरे रसगुल्ले मिल गए हों, जिसे वो एक ही बार में चट कर जाना चाह रहा हो। सच में ये लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। एक पतली और नाजुक दिखने वाली लड़की ने अपने बगल में बैठी लड़की से कहा। अब आरव को इरिटेशन महसूस होने लगा था। ऐसा ही चलता रहा तो पढ़ाई कब होगी? आरव वाकई एक नॉर्मल मेल स्टूडेंट था। इस मोमेंट में एग्जैक्ट सेम सीन उसके दिमाग में भी आया था। प्रैक्टिकल मैजिक क्लासेस पूरी मॉर्निंग चली। थ्योरी ख़त्म करने के बाद मिस मीरा सभी को बाहर प्लेग्राउंड पर ले आई। पर्सनली सबको अपना मैजिक एक्टिवेशन का तरीका बताने लगी। आरव भी इस प्रैक्टिकल क्लास में अपना पूरा मन लगाकर सुन रहा था। जैसे कि जो मैजिक एक्टिवेशन लिंक के बारे में मिस मीरा बात कर रही थी, आरव ने ऑलरेडी इसे एक्सपीरियंस किया था। स्कूल ग्राउंड्स वाकई में प्रैक्टिस ग्राउंड्स जैसे थे। उन्हें मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया था, जो आरव को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। या प्रैक्टिस की जाने वाली मैजिक की सारी ओवरफ्लोइंग पावर्स इन ट्रांसपेरेंट बैरियर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती थी। ये इसलिए था क्योंकि आम स्टूडेंट्स को उन्हें दूसरों के ओवरफ्लोइंग मैजिक से नुकसान ना पहुंच सके। ध्यान से देखो, मैं फायर एलिमेंट का प्राइमरी स्किल फायर ब्रस्ट डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। मिस मीरा स्टूडेंट्स के बीच खड़ी थी। सभी स्टूडेंट्स मीरा के पीछे घेरा बनाकर खड़े हो गए। सभी स्टूडेंट्स अपने सामने मिस मीरा को मैजिक परफॉर्म करता देख एक्साइटेड थे। फायर ब्रस्ट, ये फायर एलिमेंट का स्किल है। भाई आरव, ये तुम्हारे एलिमेंट का स्किल है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस मीरा, जो इतनी सुंदर और गुलाब के फूल जितनी नाजुक हैं, असल में एक फायर मैजिशियन निकलेंगी। लकी ने अपने बगल में खड़े आरव के कंधे पर जोरदार मुक्का मारते हुए कहा। आउच! आरव ने लकी को घूरते हुए कहा। हाँ, मुझे भी दिख रहा है। तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आरव का तो मन कर रहा था कि वो इस बंदर जैसे दिखने वाले शक्ल के इंसान को अभी पीट डाले, लेकिन वो इतनी खूबसूरत मिस मीरा के सामने अपना इम्प्रेशन डाउन नहीं करना चाहता था। मिस मीरा ने एकदम सीधा पोस्चर बनाए रखा, जैसे वो शांतचित्त खड़ी थी। वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना स्टार डस्ट बना रही थी। वो अपने काली साड़ी में इस तरह शांत खड़ी रहकर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनके दूध से सफ़ेद कोरे बदन को देख अब सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों ने भी उन्हें देखना शुरू कर दिया था। तुम्हें मेडिटेट करना होगा, शांति बनाए रखनी होगी और मेडिटेशन पर ही फोकस्ड रहना होगा। भले ही मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ, मेरा मन पूरी तरह से मेरे अंदर के फायर एलिमेंट स्टारडस्ट पर फोकस्ड है, मिस मीरा ने कहा। मिस मीरा की आवाज़ हर एक स्टूडेंट के कानों में पहुँच रही थी। जब सबने सोचा कि मिस मीरा एक मूर्ति की तरह सीधी खड़ी हैं, अचानक उनके रेशम जैसे नाजुक बालों में एक हलचल देखी जा सकती थी। उनके बाल हवा में लहराने लगे थे। प्लेग्राउंड्स में एक भी हवा का झोंका नहीं आया था, फिर भी उनके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे थे
जैसे उनके सामने किसी ने फुल स्पीड वाला पंखा रख दिया हो। सभी कंट्रोल बनाए रखें। इस पल में आपको अपने स्टार्स को बुलाना होगा जिससे वो आपकी बातें सुन सकें और फायर एलिमेंट मैजिक के दरवाजे खुल जाएं। मिस मीरा की आवाज़ मीठी और कोमलता से बदलकर गंभीर हो गई। इस आवाज़ में एक तरह का अहंकार था जो कहता था कि सब कुछ उसके सामने जल जाना चाहिए। इस पल में सभी लड़के जो अपने ही ख्याल में गुम थे, सभी तुरंत सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने इस खूबसूरत फीमेल टीचर को हैरानी से देखा। औरा, सही बात है। उन्होंने मिस मीरा के शरीर से एक झुलसाने वाली गर्म आभा महसूस की जो सभी के चेहरों पर फैल गई। वहाँ हैरान, इम्प्रेस्ड और एक खास डराने वाला प्रभाव था। जो लोग अभी तक मिस मीरा को सिर्फ एक खूबसूरत टीचर मान रहे थे, अब सभी के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और डर आ गया था। शुरुआत में सभी ने सोचा था कि नई आई मिस मीरा एक एवरेज टीचर होंगी जो सिर्फ उन्हें नॉर्मल थ्योरी लेसन्स ही पढ़ाएंगी, जैसे कि प्रोफेसर मिश्रा उन्हें पढ़ाया करते थे। प्रैक्टिकल लेसन के दौरान अपने मैजिक को कंट्रोल करते समय कुछ गलतियां भी करेंगी। हालांकि सामने खड़ी मिस मीरा ने ऐसा लगा जैसे वो इस फायर एलिमेंट को बहुत लंबे समय से कंट्रोल कर रही थी। वो उनसे बात करते समय भी अपने फायर को कंट्रोल करने में सक्षम थी। जब उन्होंने अपने मैजिक को रिलीज़ किया तो उनके हाथों से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले फायर निकलना शुरू हो गए। पुराने क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा की तुलना में इनकी फायर इंटेंसिटी कई गुना ज़्यादा थी। यह एक छोटी आग की तुलना में एक भड़कते हुए ज्वाला की तरह था जो अपने सामने आने वाले सभी चीज़ को राख में बदल देता।